नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सी एन टी एक्ट का अध्याय 8, 9 और 10 पढ़ते हैं। तो आरंभ करते हैं अध्याय 8 से। क्या है इसमें? जोतों और भूधृतियों, निकास्तकार के पट्टे और अंतरण यानी ट्रांसफ़र, पट्टा ट्रांसफ़र। ठीक है, धारा 44 से लेकर धारा 51 तक है। पट्टे और अंतरण क्या है? किसका? काश्तकार के पट्टे और अंतरण। यह भाग जोतों एवं पट्टों के हस्तांतरण से संबंधित है तथा इस भाग में भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। क्या कहा गया है? इस भाग में भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि जमीन का बिक्री नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 44 क्या बोलता है? इसके अनुसार प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। क्या बोलता है? इसके अनुसार प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। बंदोबस्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? 1793 में। इसके तहत जमीन का मालिक कौन कहलाता था? अंग्रेजों का करार किसके साथ हुआ था? जमींदारों के साथ हुआ था, मध्यस्थ वर्गों के साथ। अब मध्यस्थ वर्ग कौन थे? जमींदार लोग थे, और जमींदार लोग को ही भूस्वामी स्वीकार किया गया था, और जमींदार लोग ही रैयत को एक पट्टा देते थे जमीन खेती बाड़ी करने के लिए। इसके लिए ये लोग लगान वसूला करते थे। ठीक है, तो और अभी भूस्वामी कौन है? अभी वर्तमान में भूस्वामी जो है वो सरकार है। ठीक है, तो भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। धारा 45 बोलता है, जब कोई भूस्वामी किसी काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो भूस्वामी पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का अधिकार होगा। बोल रहा है, अगर कोई भूस्वामी किसी रैयत को एक जमीन देता है, भूमि देता है खेती करने के लिए पट्टे पर, उसके लिए वो क्या करेगा? एक प्रतिलेख लेगा, यानी कि लिखवा के ले लेगा कागज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें धारा 46 में ही का और बोलता है, पट्टा एवं कबूलियत यानी कबूलियत व्यवस्था शेरशाह द्वारा आरंभ किया गया था तथा पट्टा सरकार द्वारा किसानों को अधिकार पत्र के रूप में दिया जाता था तथा कबूलियत किसान द्वारा सरकार को लगान देने का पत्र था। यानी कि सरकार क्या करता था? सरकार या बोले जमींदार भूस्वामी क्या करता था? एक पट्टा देता था जमीन का। क्या पट्टा देता था जमीन का? किसको? किसानों को। और किसान उसके बदले में क्या देते थे? कबूलियत लिख के देते थे कागज में कि हाँ, आज से हम अब जमीन तो ले लिए हैं, लेकिन इसके बदले में हम लगान देंगे। लगान देने के जो लिख के देते थे अपने कागज में, वही हो गया कबूलियत। ठीक है, वही हो गया कबूलियत। धारा 46 बोलता है, ये धारा 46 इंपॉर्टेंट है, भी आई है। छठा जेपीसी में धारा 46 आया था प्रश्न, देख लीजिए। इस एक्ट के अनुसार यदि अधिभोगी रैयत अनुसूचित जाति एसटी का सदस्य हो तो बिना उपायुक्त के अनुमति के इनकी भूमि का विक्रय, विनिमय अथवा दान नहीं किया जा सकता है। बोलता है अधिभोगी रैयत मतलब, अधिभोगी रैयत मतलब का जो अपनी जमीन पर खुद उत्पादन करता है, उसका उपभोग करने का अधिकार रखता है, वही अधिभोगी रैयत कहलाता है। तो बोलता है, अगर अधिभोगी रैयत एसटी को हो, एसटी जाति को हो, तो वो बिना उपायुक्त के, बिना डीसी की अनुमति से इसका जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। बेचा नहीं जा सकता है, विनिमय नहीं किया जा सकता है, दान नहीं किया जा सकता है। क्या? और अब तो हो गया एसटी और ओबीसी दोनों का जमीन अब नहीं बिक सकता है बिना डीसी के आदेश से। ठीक है, तो वही आप बोल रहा है, अनुसूचित जाति यानी एसटी की जमीन अगर बेचिएगा तो उपायुक्त डीसी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि इस प्रकार की भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा हो तो इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा। अगर किसी एसटी का जमीन को बेचा जा रहा है तो इसके लिए निम्नलिखित शर्त है। शर्त क्या है? आइए देखते हैं। पहला शर्त है, हस्तांतरण प्राप्त करने वाला भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, यानी कि जो जमीन खरीद रहा है वो भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग का होना चाहिए। बेचने वाला भी एसटी और लेने वाला भी एसटी होना चाहिए। दूसरा, हस्तांतरण भूमि के क्षेत्र का हस्तांतरण प्राप्त करने वाला निवासी हो। जहाँ जो व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच रहा है और ज़मीन खरीदने वाला भी वहीं को होना चाहिए। जहाँ के व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है
और लेने वाला भी वहीं को होना चाहिए, एक ही गांव को होना चाहिए, समझिए एक ही तरह से। ठीक है। दूसरा, हस्तांतरण प्राप्त करने वाला एवं हस्तांतरण करने वाला एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए। क्या बोल दिया? जमीन बेचने वाला, जमीन खरीदने वाला दोनों एक ही थाना क्षेत्र के होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किसके तहत है? धारा 46A के तहत है। क्या बोलता है? धारा 46A के तहत बोल रहा है जमीन बेचने वाला और जमीन खरीदने वाला दोनों एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए, धारा 46A के तहत। आगे बढ़ते हैं। धारा 46B में क्या बोलता है? बोलता है यदि अधिभोगी रैयत SC OBC का सदस्य हो तो भी उपरोक्त शर्तों एवं नियम भू हस्तांतरण या हस्तांतरण के लिए लागू होगा, परंतु हस्तांतरण प्राप्तकर्ता उसी जिले का अनिवासी होना चाहिए जिस जिले में जोत स्थित हो। बोलता है यहाँ पे SC और OBC का। अब बोल रहे हैं OBC का भी जमीन बिकता है, नहीं बिकता है? तो हाँ, OBC में 2 जातियों का है और भी कुछ जातियों का है, जैसे यहाँ पे कुम्हार का और ठाकुर का जमीन भी CNT एक्ट के तहत आता है। तो वही बोलता है यहाँ भू हस्तांतरण यानी भूमि को बेचने वाला लागू वहाँ होगा। ठीक है, लेकिन प्राप्तकर्ता जो जमीन खरीदेगा वो उसी जिले का होना चाहिए, निवासी होना चाहिए जिस जिले में उसका भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46B में क्या बोल दिया? SC और OBC का अगर कोई व्यक्ति जमीन बेच रहा है तो उसका जमीन भी उसी जिला का व्यक्ति खरीदेगा। 46D में क्या बोलता है? यदि अधिभोगी रैयत SC ST और OBC वर्ग का सदस्य ना हो, यानी जनरल वर्ग का हो, तो वह अपने जोत का पट्टा या अधिकार किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, यानी कि बेच सकता है, लेकिन संरक्षित वर्ग में हस्तांतरण होने के पश्चात उस जमीन पर पुनः सभी शर्तों पर प्रभावी होगा। यानी कि धारा 46D बोलता है, धारा 46D यानी अगर किसी जनरल व्यक्ति का जमीन है और उस जमीन को अगर कोई SC ST OBC का व्यक्ति खरीद लेता है तो फिर से उस जमीन पर CNT एक्ट लागू हो जाएगा, क्योंकि फिर उस जमीन को कौन ले लिया? SC ST OBC ले लिया, और SC ST OBC की जमीन तो बिकेगा ही नहीं। वही बोल रहा है अगर जनरल जमीन को कोई SC ST ले लेता है तो फिर से उस जमीन पर CNT एक्ट नियम कानून लागू हो जाएगा अगर वो व्यक्ति बेचता है तो। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति कौन कहलाएगा और अनुसूचित जनजाति कौन कहलाएगा? तो अनुसूचित जाति और SC से तात्पर्य ऐसे जातियों से है जो अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। इसका कहना है कि अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसूची 2 में जोन जातियों का जिस जातियों का वहाँ पे दर्ज है सूची में नाम, वो अनुसूचित जाति कहलाएगा। उसी तरह अनुसूचित जनजाति भी है कि अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अनुसूची 2 में शामिल, यानी कि इसमें भी वही कहता है कि अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अनुसूची 2 में जिन जातियों का नाम दर्ज है सूची में वो ST कहलाएंगे। उसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग OBC। पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे ये भी देखते हैं। पिछड़ा वर्ग OBC से तात्पर्य ऐसी जातियों से है जो शैक्षणिक एवं सामाजिक आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजपत्र गजट में जो प्रकाशित होता है ना, अशोक स्तंभ लग के नीचे लिखा हुआ रहता है, उसमें पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया हो। कहना है कि राज्य सरकार का जो गजट प्रकाशित होता है उसमें उसे क्या होना चाहिए? शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा होना चाहिए। अगर कह दिया कि ये जाति शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा है और अपना गजट में प्रकाशित कर दिया तो वो जाति उस दिन से क्या कहलाएंगे? OBC में कहलाएंगे। ठीक है, अभी झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कुछ जातियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, और सबसे प्रमुख अभी कौन जाति है? कुर्मी द्वारा, जो सिल्ली के हैं, सिल्ली के क्षेत्र से अधिकतर जो आते हैं, टुंडी सिल्ली सब, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? अनुसूचित 2 में शामिल होने के लिए, यानी कि ST जनजाति आदेश 1950 में शामिल होने के लिए आंदोलन बार बार कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले तेली जाति द्वारा भी किया जा रहा था कि ST वर्ग को शामिल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भुगुत बंध, मतलब बंधक।
फसल भोग बंधा अधिकतम 7 वर्ष के लिए ऋण का मूल और सूद वापस नहीं करना। समय सीमा की समाप्ति पर बंधित जमीन स्वतः वापस हो जाएगी। मतलब अगर आप ऋण वापस नहीं करते हैं, ऋण लेने के बाद 7 वर्ष के बाद आपका ज़मीन क्या हो जाएगा, पुनः वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, बंधक अगर ज़मीन को रखते हैं तो। उसके बाद धारा 46 के अंतर्गत क्या बोलता है, धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक अपनी भूमि को भुगुतबंद बंधक रख सकता है। मतलब अपनी जमीन को आप 7 वर्ष तक रख सकते हैं। कौन? अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत कौन कहलाएगा? वह अधिभोगी रैयत वह रैयत जो अपनी जमीन पर उपभोग कर सकता है। ठीक है, उसको उत्पादन करता है, उसमें पूरा उपभोग करने का अधिकार रखता है, वो क्या कहता है? अधिभोगी रैयत। इसमें अपवाद में भी है। अपवाद में क्या है देखते हैं। यदि बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 बिहार उड़ीसा अधिनियम संख्या 6 के अधीन राष्ट्रीयकृत हो तो अधिकतम 15 वर्षों तक भूमि को भुगुतबंद बंधक रख सकता है। ये कहना क्या है, अगर कोई बंधक जो है, कोई रैयत अन्य भुगुतबंद बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति 1935 के अधीन है, अगर राष्ट्रीयकृत किया हुआ है, तो अपनी जमीन को अधिकतम 15 वर्षों तक बंधक रख सकता है, भुगुतबंद बंधक रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग को बंधक या पट्टे पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जा सकता है। अब यहाँ क्या बोल दिया, अपनी कोई रैयत है, साधारण रैयत, तो अपने बंधक अपनी जो जमीन को 5 वर्षों तक के लिए क्या कर सकता है, पट्टक या बंधक पर रख सकता है। ठीक है, धारा 46(4) क्या बोलता है? धारा 46(4) उपधारा 1 के खंड क के अंतर्गत किसी रैयत द्वारा अंतरित यानी ट्रांसफर की गई भूमि के पुनर्वापसी पुनर्वापसी के लिए 3 वर्ष के भीतर आवेदन देने पर उपायुक्त जमीन की वापसी करा सकता है। ठीक है, अरे किसी रैयत द्वारा अंतरिम अगर ट्रांसफर कर दिया गया भूमि को, अगर वो चाहता है कि नहीं हमको ज़मीन फिर से पुनः वापस मिल जाए, तो 3 वर्षों के भीतर वो डीसी के पास डीसी के पास अपना एक आवेदन देगा, एप्लीकेशन देगा, तो क्या करेगा डीसी, उसका ज़मीन को वापसी करा देगा। नेक्स्ट है, उपायुक्त संप्रेषण से या यदि कोई अनुसूचित जाति यानी एससी का अधिभोगी रैयत इस आधार पर अंतरण के समाप्ति का आवेदन उपायुक्त को देता है कि अंतरण उपधारा 1 का के उल्लंघन में किया गया है, तो उपायुक्त ऐसे आवेदन के संबंध में नियम से जांच करेगा। अगर कोई ऐसी बोलता है कि मेरा ज़मीन का जो ट्रांसफ़र किया गया, बिक्री किया गया है, वो अंतरण उपधारा 1 का उल्लंघन है, वो सही से नहीं किया गया है, तो उपायुक्त क्या करेगा, उसका जांच करेगा। ठीक है, परंतु ऐसा कोई आवेदन उपायुक्त द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिभोगी अधिकारी ने अपने जोत या उसके किसी भाग के अंतरण की तारीख से 12 वर्षों की 12 वर्षों की कालावधि के भीतर उसे फाइल ना किया, यानी कि तब तक डीसी द्वारा से स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वो 12 वर्षों के अंदर, यानी कि उसको 12 वर्ष के अंदर उसको क्या कर देना होगा, आवेदन दे देना होगा डीसी के पास। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 47, न्यायालय आदेश के अधीन रहती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। यानी न्यायालय अगर कोई जमीन का आदेश देता है कि जमीन को बेच दो, तो भी जमीन नहीं बिकेगा। क्या बोलता है, क्यों नहीं बिकेगा? इस धारा के अनुसार, धारा 47 के अनुसार बोल रहा है, धारा 47 के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के उसकी जोत अथवा उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई डिक्री न्यायालय का निर्णय अथवा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। यानी किसी न्यायालय के डिक्री या आदेश के इसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी रैयत के ज़मीन को न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया जा सकता है बेचने के लिए, कोई भी डिक्री नहीं दिया सकता। जो डिक्री मतलब किसको, जो न्यायालय ऑर्डर दे देता है ना, दो आदमियों के बीच में ज़मीन की लड़ाई होता है, एक पक्ष का जीत हो जाता है, तो उसी को डिक्री कहते हैं। ठीक है, तो वही डिक्री या आदेश, न्यायालय का कोई भी आदेश इस पर लागू नहीं होगा धारा 47 के तहत उसका ज़मीन को बेचने के लिए।
न्यायालय कोई आदेश नहीं देगा। अपवाद है यहाँ पर, किसका जमीन पर न्यायालय बेच सकता है, दे सकता है आदेश। अपवाद में देखिए, यदि जोत का लगान बकाया हो तो सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के निष्पादन में जोत अथवा उसके भूभाग का विक्रय किया जा सकता है। अगर कोई रैयत अपना लगान नहीं दिया है तो उसका जमीन को क्या किया जाएगा, बेचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा कहता है राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास उधार अधिनियम 1883 के भाग 19 या कृषक उधार अधिनियम 1884 का भाग 12 तथा बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914। ठीक है। बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 14 का बिहार उड़ीसा अधिनियम संख्या 4 के अधीन उधार दिए गए रकम की वापसी के लिए न्यायालय द्वारा जोत अथवा उसके भूभाग को विक्रय करने का आदेश दिया जाता है। अगर कोई आदमी क्या बोल रहा है, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली के अंतर्गत किसी को कोई पैसा दिया है, रकम दिया है और वो नहीं दे रहा है पैसा, तो उसका जमीन को क्या करेगा, भूभाग को बेच देने का आदेश दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई अधिभोगी रैयत अपने जोत अथवा उसे किसी भाग को बिहार उड़ीसा सहकारी समिति 1935, बिहार और उड़ीसा अधिनियम 6 के 1935 के अधीन पंजीकृत किया गया हो अथवा ऐसे कंपनियों में पंजीकृत किया गया हो जिसका अधिकतम 51% शेयर सरकार के अधीन हो, सार्वजनिक कंपनियां उपक्रम, तो इस स्थिति में संपत्ति अथवा कंपनी का निर्णय मान्य होगा। मतलब बोलता है अगर किसी कंपनी का शेयर 51% है या सरकार के पास है और उसमें आप ज़मीन दे चुके हैं तो आप उसका ज़मीन नहीं वापस आपको देगा। ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, यदि कोई अधिभोगी रैयत अपने जोत अथवा उसके किसी भाग को बिहार उड़ीसा सहकारी समिति 1935 के अधीन पंजीकृत किया हो, यानी किसी रैयत का ज़मीन किसके अंदर पंजीकृत है, बिहार उड़ीसा सहकारी समिति 1935 के अधीन पंजीकृत किया गया हो, तो ऐसे कंपनियों में पंजीकृत किया गया हो तो जिसका न्यूनतम 51%, मतलब ऐसा कंपनी में किया गया है जिसका उस कंपनी में 51% शेयर है। शेयर सरकार के अधीन है, किसका अधीन, सरकार के अधीन है। 51% सरकार के अधीन शेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरकारी कंपनी हो जाएगा। तो सार्वजनिक कंपनी उपक्रम, तो इस स्थिति में संपत्ति अथवा कंपनी का निर्णय मान्य होगा। तो वहाँ जो कंपनी चाहेगा वही होगा, चाहेगा तो जमीन दे सकता है, नहीं चाहेगा तो जमीन नहीं दे सकता है। ठीक है। इस धारा क्या बोलता है, इस धारा यानी कि धारा 47 के कोई भी प्रावधान 1 जनवरी 1903 के पूर्व न्यायालयीय आदेश अथवा डिक्री पर लागू नहीं होगा। बोल रहा है धारा 47 के कोई भी प्रावधान 1 जनवरी 1903 के पूर्व न्यायालयीय आदेश अथवा डिक्री पर लागू नहीं होगा। ठीक। आगे देखते हैं 48 इंपॉर्टेंट है, भी आया है, इसको देख लीजिए, अच्छा से देखिएगा। भूयहारी भूधृति यानी भूयहारी भूधृति मतलब भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अब बोलेगा भूयहारी कौन है, यहाँ पे भूयहारी मतलब उराव जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके जो जमीन बनाए हैं रहने के लिए, खेती करने के लिए, उसी को भूयहारी जमीन कहते हैं। ठीक है। भूयहारी भूमि अथवा उसके किसी भूभाग को उसी शर्तों के अधीन हस्तांतरित किया जा सकता है जो SC ST OBC वर्ग के रैयत के लिए निर्धारित किया गया है। यानी बोला है भूयहारी भूमि को उसी तरह बेच सकते हैं जिस तरह SC ST OBC का जमीन बेचते हैं। जैसे किसी ST का ज़मीन कोई खरीदेगा तो कोई ST ही खरीदेगा, खरीदने वाला भी उसी क्षेत्र का होना चाहिए, और किसी ST की ज़मीन में कोई खरीदा तो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। उसी तरह का कोई भूयहारी ज़मीन को खरीदेगा तो भूयहारी होना ही चाहिए, उसी एरिया का होना चाहिए, उसी थाना का होना चाहिए, वही सारा नियम कानून लागू होगा इस पर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 48A में क्या बोलता है, भूयहारी जमीन के बिक्री के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश अथवा डिक्री पारित नहीं किया जाएगा। यानी भूयहारी भूमि का अधिकार आदेश अथवा डिक्री से मान्य नहीं होगा। मतलब कहता है भूयहारी जमीन को बेचने के लिए कोई न्यायालय आपको आदेश नहीं देगा, डिक्री नहीं देगा। ठीक है। भूयहारी जमीन यानी कि भूयहारी जमीन को बिक्री नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 49 धारा 49 क्या बोलता है,
धारा 49 बोलता है, धारा 49 एक बोलता है, 1 नंबर पॉइंट देखिए, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए भूमिहारी जमीन का हस्तांतरण सार्वजनिक, यानी कि क्या बोलता है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूमिहारी जमीन को सरकार ले सकता है, यानी कि भूस्वामी ले सकता है। तो कौन कौन सा विशेष कार्य के लिए ले सकता है जमीन को? सार्वजनिक, पहले होता है सार्वजनिक कार्यों के लिए, धार्मिक यानी कि धार्मिक, शैक्षणिक परियोजना के लिए एवं सार्वजनिक निर्माण तथा सिंचाई व्यवस्था के लिए भूमिहारी जमीन का हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है कि सार्वजनिक कार्य के लिए, यानी कि कुछ सार्वजनिक काम है उसके लिए जमीन ले सकता है भूमिहारी के, धार्मिक काम है, शैक्षणिक यानी स्कूल कॉलेज स्थापित करना है, एवं सार्वजनिक निर्माण कुछ करना, सिंचाई व्यवस्था करना है, नलकूप वगैरह लगाना है, नहर बनाना है, या फिर क्या चेक डैम वगैरह बनाना है, तो उसके लिए भूमिहारी जमीन को सरकार द्वारा लिया जा सकता है, यानी कि भूस्वामी द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है खनन कार्यों के उपयोग के लिए भूमिहारी जमीन का भी हस्तांतरण किया जा सकता है। अगर किसी उसके भूमिहारी जमीन में अगर कोयला निकल गया, अगर सोना निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो सरकार द्वारा यानी कि भूस्वामी द्वारा उसका जमीन को लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के सभी हस्तांतरण के दस्तावेज राष्ट्रीयकृत दस्तावेज के रूप में तैयार किए जाएंगे तथा इसके लिए उपायुक्त की लिखित सहमति होगा। मतलब बोलता है जितना जो भूमिहारी जमीन को सरकार अधिग्रहण करेगा, भूस्वामी द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा, उसके लिए राष्ट्रीयकृत दस्तावेज तैयार किया जाएगा। कहाँ पर? निबंधन कार्यालय में निबंधित किया जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन के पंजीकृत किया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? उपायुक्त के लिखित सहमति से। और उपायुक्त जो डीसी है वो एक लिखित सहमति देगा इसका जमीन का पंजीकरण के लिए, तब इसका पंजीकरण होगा। ठीक है। उसके बाद 4 बोलता है उपायुक्त की सहमति उपायुक्त के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालित होगा, यानी सहमति देने से पूर्व उपायुक्त जांच का अधिकारी होगा तथा इस संदर्भ में उपायुक्त भूधारक की हानि के प्रतिकार हम कंपनसेशन मुआवजा के संदर्भ में निर्देश दे सकता है। बोलता है कि उपायुक्त क्या बोलता है, उपायुक्त सहमति या उपायुक्त के जांच प्रतिवेदन, यानी जो उपायुक्त जो सहमति देगा क्या करेगा? पहले जांचेगा कि जमीन कैसा है, उसके बाद उपायुक्त सहमति देगा, और उसके लिए क्या करेगा? मुआवजा भी बोलेगा कि आप जमीन ले रहे हैं तो इसके बदले उसको कुछ पैसा दीजिए, और कितना पैसा होगा वो उपायुक्त द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 50। धारा 50 क्या बोलता है? कुछ विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा रेतों को जोतों का अर्जा, यानी कि रेत अभी कौन हो गया यहाँ पर? रेत को भी हो जाएगा, SC ST OBC को भी क्या बोलता है? किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा उसका जमीन को लिया जा सकता है। तो कौन कौन सा विशेष प्रयोजन है? पहला सार्वजनिक कार्य, धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्य, सार्वजनिक विनिर्माण कार्य, सिंचाई कार्य के लिए करना चाहता है तो उपायुक्त के आदेश से भूमि का अर्जन कर सकता है। यानी कि भूस्वामी अगर जमीन चाहता है, सरकार का लगाना है, कहीं लगाना है, एक फैक्ट्री लगा देना है, तो सरकार क्या करेगा? डीसी का आदेश देगा हमको इतना इतना जमीन चाहिए, तो डीसी ही वहाँ तय करेगा जमीन के लिए, और वही डीसी आदेश देगा, तभी जमीन वहाँ से क्या होगा? अधिग्रहण होगा। डीसी बताएगा नहीं कि इतना यहाँ जमीन है, तो कहाँ से जमीन सरकार ले पाएगा? तथा उपायुक्त के इसके लिए शर्तों का निर्धारण कर सकता है तथा खनन कार्यों के लिए भी भूमि का अर्जन कर सकता है। खनन के लिए भी जमीन ले सकता है, सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, सार्वजनिक विनिर्माण के लिए, सिंचाई के लिए जमीन लेगा, और उपायुक्त के आदेश से होगा। भूमि का अर्जन जो होगा, अधिग्रहण होगा जमीन का, वो डीसी के आदेश से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर रेतों का जो जमीन होगा किस धारा में दिया है? 50 धारा 50 में रेतों का जमीन को भूस्वामी द्वारा लिया जा सकता है। किस लिए? सार्वजनिक कार्यों के लिए, खनन के लिए, सिंचाई के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, ठीक है, कॉलेज निर्माण के लिए, स्कूल निर्माण के लिए जमीन को लिया जा सकता है। अब पढ़ते हैं धारा अध्याय 9। अध्याय 9 में पढ़ेंगे, इसमें लगान के बारे में साधारण उपबंध है। इसमें धारा कितना है? धारा 51A से धारा 63 तक है। ठीक है। धारा 51A से लेकर धारा 63 तक है। अध्याय 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध। लगान के बारे में साधारण उपबंध है। क्या क्या है इसमें साधारण उपबंध? 51A में देखते हैं, लगान की स्थिरता के बारे में उपधाराएँ हैं।
लगान जो स्थिर रहेगा, यानी कि लगान नहीं वृद्धि होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उसके बारे में कौन में धारा 52 में क्या है, लगान सिर्फ नगद रूप में ही भुगतान किया जाएगा तथा यह भुगतान 4 किस्तों में किया जा सकता है। लगान जो है नगद दिया जाएगा और वो भी कितने किस्तों में, 4 किस्तों में। धारा 52 के तहत लगान 4 किस्तों में दिया जाएगा और नगद दिया जाएगा। और 4 किस्त होगा, कब कब होगा वो देखिए। पहला जो किस्त होगा वो जून के अंतिम कार्य दिवस, यानी कि जून महीना 30 का महीना होता है, तो 30 तारीख के शाम में 5 बजे तक आपको लगान जमा कर देना है। उसके बाद सितंबर माह के अंतिम, यानी कि सितंबर में अंतिम दिन 5 बजे तक आपको लगान जमा करना है। उसका तीसरा जो लगान होगा वो दिसंबर के अंतिम दिन, यानी 5 दिसंबर के अंतिम दिन 5 बजे तक। फिर बोल रहा है मार्च के 31 मार्च को होता है, 31 मार्च खत्म, तो 31 मार्च के शाम में 5 बजे तक आपको लगान दे देना है। ठीक है, 4 किस्त हो गया, प्रथम जून में, दूसरा सितंबर में, तीसरा दिसंबर में और चौथा मार्च में। लगान 4 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, और वो भी नगद दिया जाएगा। आगे देखते हैं धारा 53 में क्या बोलता है। लगान भुगतान की रीतियाँ, लगान जो भुगतान करेगा उसे क्या रीति है। लगान जमा माल कचहरी में किया जाएगा। जो लगान जमा आप करेंगे, कोई रैयत जो जमा करता है ज़मीन का लगान टैक्स, वो कहाँ जमा करता है, कचहरी में करेगा। तो लगान की राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करेगा। और जो लगान जमा करेगा तो उसके लिए रसीद काट के दिया जाएगा कि आप लगान जमा किए हैं, और आपको जो रसीद मिलेगा उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरी नहीं है। ठीक है, ये निःशुल्क है। अब लगान दीजिए और रसीद लीजिए। आगे बढ़ते हैं, धारा 54 क्या बोलता है। लगान, धारा 54 देख रहे हैं, लगान तथा उसके ब्याज के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा उचित रसीद प्रदान किया जाएगा। यानी बोलता है लगान तथा उसके ब्याज के लिए, जो लगान जमा करेगा, जो ब्याज जो बाकी है लगान नहीं दिया उसके लिए ब्याज भी देता है लोग। कितना ब्याज देता है वो आगे पढ़ेंगे। ब्याज के लिए प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करेगा लगान और ब्याज प्राप्त करेगा उसके द्वारा क्या दिया जाएगा, रसीद दिया जाएगा। ठीक है, धारा 55 में बोल देखते हैं, लगान संबंधित मामलों में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा। लगान किसका कितना लेना है, बढ़ाना है, घटाना है, उसका जो निर्णय होगा वो डीसी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, डीसी द्वारा। डीसी ही निर्णय लेगा कि किसका लगान घटाना है, किसी के लगान बढ़ाना है। ठीक है, और धारा 56 क्या बोलता है। अब धारा 56 जमा की प्राप्ति और उसके भुगतान की प्रक्रिया। अब लगान किस तरह जमा करें, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, और उसके भुगतान की क्या प्रक्रिया और किस तरह जमा कर रहे हैं। ठीक है, जमा की प्राप्ति, जमा किया उसको प्राप्त करना, और उसके भुगतान की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। 57 बोलता है जमा के पूर्व देय लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा। जमा के पूर्व देय लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा। ठीक है, 58 VBI है, 58 जो है वो VBI है। इसी में आपको इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 6.25 और 3%, 2 को इंटरेस्ट है कितना, लगान के बकाये के लिए। क्या बोलता है, लगान का बकाया एवं ब्याज। यदि लगान निर्धारित तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया हो तो उस स्थिति में लगान को बकाया के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 58 क्या बोलता है, अगर आप लगान को जमा नहीं करते हैं तो अपने देय तिथि के तहत, तो आपके लगान को क्या समझा जाएगा, बकाया समझा जाएगा। और बकाया लगान पर क्या देना होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, देखिए बकाया राशि पर अधिकतम 6.25% यानी कि 6.25% को आपकी दर से वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। यानी कि 6.25% बोलेंगे, 6.25% आपको ब्याज देना पड़ेगा अपने लगान पर। अगर लगान आप नहीं देते हैं तो आपको ब्याज पर कितना देना पड़ेगा, ब्याज तो 6.25%, 6.25% आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना, 6.25% आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप लगान नहीं देते हैं, अगर लगान आपका बाकी है तो 6.50% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बोलता है अगर कृषि वर्ष यानी कि
अगर कृषि 1 वर्ष के भीतर कृषक, क्या बोलता है, अगर जो रैयत है कृषक है, अगर 1 वर्ष के भीतर ही बकाया लगान चुका देता है तो उसे 3% का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपका लगान बाकी है, कितना प्रतिशत देते हैं इंटरेस्ट? 6.25% आपको इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन आपका जो बकाया लगान है उस पर आप 1 साल के अंतर्गत ही वो लगान को दे देते हैं, तब आपको 3% आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 3%। अगर आप 1 साल के अंतर्गत लगान भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 6.25% आपको यहाँ का लगेगा, लगान लगेगा। ठीक, अगर 1 साल के अंदर ही लगान दे देते हैं तो आप कितना लगान लगेगा? 3% आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 में क्या बोलता है? भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का, भूधारक को यानी रैयत को बेदखल कर दीजिएगा। कब कीजिएगा? जब वो अपना पट्टा बकाया जो लगान है उसको नहीं देता है तो। अगर वो उसका लगान का अगर बकाया है तो उसका पट्टा को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। तो रद्द कर दिया जाएगा तो बेदखल तो हो जाएगा अपन ज़मीन से। वही बोल रहा है, भूधारा की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द कराने की, लगान नहीं दिया है उसके कारण उसका पट्टा जो मिला है ज़मीन को यानी लीज जो मिला है उसे रद्द कर दिया जाएगा। रद्द कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बेदखल हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा 60। धारा 60 क्या बोलता है? लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होना। लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होना। लगान का जो बकाया है उसको प्रथम भार होना चाहिए, यानी को देने का उस पर। ठीक है। 61 क्या बोलता है? विशेष परिस्थिति में लगान का नगद के बजाय वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या होता था पहले? अगर नगद पैसा लोग नहीं दे पाता था तो उसके घर में क्या रहता था? खस्सी रहता था, मुर्गा चंगना कुछ भी रहता था, वो लगान के बदले में उठा दे देता था। तो वही बोल रहा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, नगद पैसा नहीं है, उसके बदले में आप कोई भी वस्तु दे सकते हैं। वही बोलता है, लगान की रसीद के लिए भूस्वामी अथवा उसके अभिकर्ता एक निश्चित प्रारूप तैयार करेंगे तथा लगान का वार्षिक विवरण भी तैयार किया जाएगा तथा इस प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर 1 महीने का साधारण कारावास अथवा 100 रुपया आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 54 का विस्तार है। क्या बोल रहा है? लगान की रसीद के लिए, लगान के जो आपके पास रसीद है उस रसीद के लिए भूस्वामी अथवा उसके अभिकर्ता एक निश्चित प्रारूप तैयार करेंगे तथा लगान का वार्षिक विवरण भी तैयार करेंगे तथा इस प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर अगर आप वार्षिक या विवरण तैयार नहीं करते हैं, निश्चित प्रारूप तैयार नहीं करते हैं, अभिकर्ता द्वारा या भूस्वामी द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसे क्या बोलता है? 1 महीने का साधारण कारावास मिलेगा, चाहे 100 रुपये का आर्थिक दंड, या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 62 बोलता है, धारा 62 के अनुसार के अंतर्गत निर्धारित लगान के अपरिवर्तित रहने की कालावधि, क्या बोलता है? निर्धारित लगान के यानी लगान एक फिक्स रहेगा, उसका कितना निर्धारित रहेगा लगान, उसका एक काला अवधि होगा। कितना अवधि होगा? वो 15 वर्ष होगा। 15 साल तक का उसका लगान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अब बोलता है भाग 9A, अध्याय 9 का 9A पढ़ते हैं भाग में। क्या बोलता है? बंजर भूमि का बंदोबस्त। अब बंजर भूमि का बंदोबस्त किस धारा में है? 63A एवं 63B में है। बंजर भूमि का बंदोबस्त भाग 9A में, यानी अध्याय 9 के भाग A में है। क्या? अध्याय 9 के भाग A में क्या? बंजर भूमि का बंदोबस्त है। और इसका धारा कितना है? 63A से लेकर 63B तक। तो 63A क्या बोलता है? देखिए 63A क्या बोलता है? इस एक्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त एक निश्चित प्रारूप में पट्टा अथवा अमलनामा, अमलनामा मतलब सहमति पत्र द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। यानी क्या बोलता है? बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है, एक सहमति पत्र बना देंगे, पत्र बनाएंगे और किसी को बंजर भूमि दे देंगे, आवंटित कर देंगे, जिसको जो रही है उसको देंगे। और आगे देखिए इसमें क्या बोलता है, पहले देख लीजिए, उसके बाद अभी बोले करेंगे। बंजर भूमि के बंदोबस्त के लिए पट्टा या अमलनामा
2 प्रति तैयार की जाएगी, जिसमें 1 प्रति रैयत को तथा 1 प्रति उपायुक्त को प्रदान किया जाएगा। यानी किसी रैयत को अगर बंजर जमीन दे रहे हैं, भूमि दे रहे हैं, तो उसका 2 गो पत्र तैयार होगा। तो कितना? 2 पत्र तैयार होगा। 1 पत्र रैयत के पास जाएगा, 1 पत्र डीसी पास जा रहेगा कि आपको हम जमीन दिए हैं और हम आपसे ज़मीन लिए हैं, तो आपके क्या सबूत है कि हमको अब ज़मीन दिया गया है, आपको बंदोबस्त किया गया है। कोई दूसरा आदमी तो दावा बोल सकता है, तो वो दिखाएगा कि मेरे पास देखो पेपर है ज़मीन का। तो वही ज़मीन का कागज़ जो होता है ना, पेपर, वही पेपर एक उपायुक्त के पास रहेगा और एक रैयत के पास रहेगा, जिसे बंजर भूमि दिया गया है। ठीक है। अब 63B क्या बोलता है? यदि बंदोबस्त की गई बंजर भूमि पर 5 वर्षों तक कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार पुराने बंदोबस्त को समाप्त कर सकती है तथा राज्य सरकार नए बंदोबस्त के लिए स्वतंत्र हो सकता है। बोलता है अगर जिसे बंदोबस्त किया गया बंजर भूमि देखो, जिस व्यक्ति को या जिस रैयत को बंजर भूमि दिया गया है, अगर वो 5 साल तक उस पर बंजर भूमि पर खेती नहीं करता है, तो सरकार द्वारा क्या कर लिया जाएगा? उसे वापस ले लिया जाएगा, उसका बंदोबस्त को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। और सरकार क्या करेगा? किसी तीसरे पक्ष को जमीन को दे देगा, बंदोबस्त कर देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 63 इसमें क्या देखें? 63A में बंदोबस्त किया जाएगा बंजर भूमि का, और 63B में बोलता है अगर 5 साल तक आप खेती नहीं करते हैं, कितना साल तक? 5 साल तक अपने उस बंजर भूमि पर खेती नहीं करते हैं, तो उसे आपका बंदोबस्त को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा और किसी तीसरे पक्ष को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या बोलता है? भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस उपबंध। भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए क्या क्या प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है, वो देखेंगे धारा 64 से लेकर धारा 75 तक। क्या? अध्याय 10 में। अध्याय 10 में क्या है? अध्याय 10 में भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण। अध्याय 10 में भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण क्या? धारा 64 से लेकर धारा 75 तक इसमें देखेंगे क्या है। धारा 64 क्या बोलता है? धारा 64 बोलता है किसी भी भूमि को उपायुक्त के पूर्व अनुमति से कोरकर भूमि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या कर रहा है? ये आपका ज़मीन है, इधर नदी उदी है, इधर एक साइड में थोड़ा सा ज़मीन भी बचा हुआ है, तो डीसी का अनुमति से लेकर इस ज़मीन को अपना ज़मीन में मिला सकता है। ना आपके पास 5 कट्ठा है और 1 आध कट्ठा इधर साइड में भी ज़मीन है, तो मिलाकर आप 6 कट्ठा अपना ज़मीन को कर सकते हैं। मतलब उस ज़मीन को कोड़ करके अपने ज़मीन में मिला सकते हैं, इसी को कोरकर भूमि कहते हैं। और दूसरा क्या बोलता है? वह क्षेत्र जहाँ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 लागू है, मतलब वह क्षेत्र जहाँ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1947 लागू है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में कोरकर भूमि के परिवर्तन में उपायुक्त की आज्ञा आवश्यक नहीं है। जैसे जहाँ CNT एक्ट 1908 लागू है, वहाँ आपको कोरकर भूमि में परिवर्तन करना था, डीसी से पूछ के कीजिएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है जहाँ CNT एक्ट 1947 लागू है, वहाँ पर क्या बोलता है? बिना डीसी की अनुमति लिए हुए बगल वाला ज़मीन को आप क्या कर दीजिएगा? जो ज़मीन पर कोई प्रयोग नहीं करा, किसी की नहीं है, वो सरकारी ज़मीन समझ लीजिए, गैर मजरूआ ज़मीन समझ लीजिए, उसको क्या करिएगा? आप अपने ज़मीन में मिला सकते हैं बिना डीसी के अनुमति के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 65 क्या बोलता है? धारा 21 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। धारा 21 को निरस्त कर दिया गया है धारा 65 में। वो किसका धारा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 को। ठीक है। धारा 66 में क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति के निवास मतलब वास होने की, निवास मतलब घर की जमीन अथवा उद्यान की जमीन को कोरकर भूमि के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब भाई आपका ज़मीन है यहाँ पर और यहाँ किसी का घर है, तो अब आप उसका घर को ज़मीन को क्या कर सकते हैं? काट के अपना ज़मीन में नहीं मिला सकते हैं। ठीक है। वही बोल रहा है धारा 66 के तहत किसी व्यक्ति के घर को आप कोरकर भूमि में नहीं मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 68 क्या बोलता है? न्यायालय के डिक्री अथवा आदेश के अतिरिक्त किसी भी काश्तकार को उसके कृषि जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब कहना है न्यायालय के डिक्री अथवा आदेश के
किसी भी रैयत को उसके भूमि से बेदखल नहीं किया सकता। अगर किसी रैयत को बेदखल करना है तो न्यायालय ऑर्डर देगा, आदेश देगा, तब कर सकते हैं। बिना न्यायालय के ऑर्डर से किसी का जमीन से आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। धारा 71 क्या बोलता है? धारा 71, यदि किसी काश्तकार को अवैध तरीके से बेदखल किया गया हो तो एक निश्चित अवधि के अंदर काश्तकार उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। बोलता है किसी रैयत को एक अवैध यानी कि गलत तरीके से उसको बेदखल कर दिया, उसको ज़मीन से भगा दिया गया, मार के भगा दिया है। यानी क्या बोलता है, लोग दूसरे ज़मीन को कब्जा लोग कर लेता है, उसे बेदखल कर लेता है और खुद कब्जा कर लेता है। वही बोलता है कि अगर किसी गलत तरीके से, अवैध तरीके से किसी की ज़मीन को आप कब्जा किए हैं तो काश्तकार क्या पड़ेगा, रैयत क्या करेगा, एक अवधि के अंदर, एक निश्चित अवधि के अंदर उपायुक्त को एक आवेदन देगा। ठीक है, अब कौन देगा? अधिभोगी रैयत कितना साल में देगा? 3 वर्ष के अंदर अधिभोगी रैयत जो है 3 वर्ष के अंदर देगा, और अंधिभोगी रैयत जो है 1 वर्ष के अंदर देगा। तो अधिभोगी रैयत कौन हो गया यहाँ पर? अधिभोगी रैयत मतलब वो जो अपने जमीन पर उपभोग करने का अधिकार प्राप्त करता है, वो अधिभोगी रैयत। जो यानी कि जो अपने जमीन पर खेती बाड़ी करता है उसका उपभोग करने का अधिकारी है, वो अधिभोगी रैयत। और अंधिभोगी रैयत, अंधिभोगी हम कुछ में बोल दिए, अनाधिभोगी बोल दिए हैं, उसके लिए सॉरी, अंधिभोगी होगा। अंधिभोगी रैयत मतलब वो जो अपनी भूमि पर उत्पादन करके उपभोग करने का अधिकारी नहीं है, यानी अपनी जमीन का उपभोग करने का अधिकार नहीं प्राप्त है, वो उसे कहते हैं अंधिभोगी रैयत। वो 1 वर्ष के अंदर आवेदन करेगा डीसी के पास, अगर इसका जमीन को अवैध तरीके से किसी ने कब्जा कर लिया और उसे बेदखल कर दिया है तो अंधिभोगी रैयत 1 साल के अंतर्गत और अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवैध बेदखली के संदर्भ में उपायुक्त द्वारा जांच किया जाएगा तथा अवैध बेदखली की स्थिति में उपायुक्त द्वारा काश्तकार को पुनः स्थापित किया जाएगा। बोलता है अगर कोई किसी का जमीन को अवैध कब्जा कर लिया है तो क्या करेगा, वो डीसी उस वक्त जांच करेगा। किसके द्वारा जांच किया जाएगा? डीसी द्वारा जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद अगर सही पाया कि हाँ उसका ज़मीन को अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है तो डीसी उसका ज़मीन को वापस दे देगा। अब आते हैं धारा 71A में क्या बोलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि बेदखल किया गया रैयत अनुसूचित जनजाति को, आगे बोलता है अगर जिसे बेदखल किया गया है वो एसटी जनजाति का है का सदस्य है तो भूमि के हस्तांतरण के 30 वर्षों के अंदर आवेदन को मान्य किया गया है। बोलता है वहाँ अधिभोगी रैयत के लिए कितना था, 3 वर्ष, और अंधिभोगी रैयत के लिए 1 वर्ष। अगर बोलता है अगर कोई किसी एसटी का ज़मीन आप कब्जा किए हैं तो वो एसटी जो जिसका ज़मीन कब्जा किए हैं वो जाएगा किसके पास, डीसी के पास जाएगा। कितना साल के अंतर्गत जा सकता है, वो 30 साल के अंदर वो जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि इस अवधि के अंदर जमीन पर कोई निर्माण कर लिया गया हो तो उपायुक्त द्वारा जमीन का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है तथा जमीन का निर्धारित मूल्य देकर प्राप्तकर्ता वैध हस्तांतरण प्राप्त कर सकता है। बोलता है अगर जिस जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है, एसटी के जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है तो क्या करेगा, कब्जा करके अगर उस पर कुछ निर्धारित हो कुछ घर बना लिया है, ठीक है, यदि इस अवधि के अंदर जमीन पर कोई निर्माण कर लिया यानी उस पर कुछ घर उर बना लिया है तो उपायुक्त द्वारा जमीन का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो जमीन उपायुक्त द्वारा डीसी द्वारा जमीन का वैल्यू देखेगा कि आप जमीन का कितना वैल्यू हो गया घर बन जाने के बाद किया जा सकता तथा जमीन का निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त करता वो वैध हस्तांतरण प्राप्त करता है। जिसका जमीन को कब्जा कर लिया गया है और उस पर कोई घर बना लिया है तो डीसी द्वारा उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा और जिसका ज़मीन था उसे बोलेगा तुम इतना पैसा दे दो और अपना ज़मीन ले लो घर सहित। लेकिन जिसका ज़मीन है वो प्राप्त करता अगर ज़मीन का मूल्य नहीं देना चाहता है और बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम इतना पैसा कहाँ दे सकते हैं, तो उपायुक्त एक निर्माण करेगा। क्या करेगा, निर्णय लेगा, क्या बोलेगा, 6 माह से 2 वर्ष के। तो उपायुक्त उस निर्माण को 6 माह से 2 वर्ष के अवधि के अंदर क्या करेगा, हटाने का आदेश देगा तथा
यदि उपायुक्त के आदेश का पालन नहीं किया गया है तो उपायुक्त द्वारा निर्माण को नष्ट करने का आदेश दिया जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर उस जमीन का जो मालिक है अगर बोलता है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे इतना, तो क्या करेगा डीसी उस जमीन को, निर्माण है उस जमीन पर जो निर्माण घर बनाया गया है उसे बोलेगा 6 महीना से 2 साल के अंतर्गत उसे हटाने का आदेश देगा। अगर नहीं हटाएगा तो उसका ज़मीन को क्या कर दिया जाएगा, ज़मीन से पूरा बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक और है यहाँ पे नोट, आदिवासी जमीनों की क्या है, आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए सार अदालत का गठन अनुच्छेद 71A के तहत 1972 में किया गया है। आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए SAR यानी सार का गठन किया गया है। किसके तहत, अनुच्छेद 71A के तहत। ठीक है, कब किया गया, 1972 में आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए सार का गठन किया गया था, अनुच्छेद 71A के तहत 1972 में। ठीक, पूछ देगा आदिवासियों के जमीन की रक्षा के लिए किस संगठन का गठन किया गया था, तो सार का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था, तो 1972 में गठन किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ देखते हैं क्या है, धारा 71 खा के अंतर्गत क्या बोलता है, तहत अगर भूमि अंतरण यानी भूमि ट्रांसफर की प्रक्रिया में अंतरंग यानी कि दोषी पाया जाए तो उसे 3 वर्ष कारावास या 1000 रुपया का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब उसका ज़मीन जो बेचा गया हो, ज़मीन बेचने में अगर दोषी पाया गया है, ज़मीन लेने वाला ज़मीन बेचने वाला, क्या होगा, 3 वर्ष का कारावास होगा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धारा 72 रैयत द्वारा भूमि का समर्पण। क्या बोलेगा, रैयत द्वारा भूमि का समर्पण, सरेंडर करना। ठीक है, रैयत द्वारा किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी से अपनी जोत को भूस्वामी को सौंप देगा। क्या बोलता है, धारा 72 के तहत रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण मतलब सरेंडर समर्पण। ठीक है, रैयत द्वारा किसी कृषि वर्ष के अंत में, कृषि वर्ष का अंत मतलब कौन जाएगा, मार्च का अंत में, उपायुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी से अपनी जोत को भूस्वामी को सौंप देगा। रैयत क्या कर सकता है, अपने जमीन को किसको सौंप सकता है, डीसी को सरेंडर कर सकता है। ठीक है, और उसे लिखित मंजूरी ले लेगा, लिखित पूर्व मंजूरी ले लेगा, किससे, भूस्वामी को, डीसी से लेकर भूस्वामी को सौंप देगा। ठीक है, और 73 धारा 73 में क्या बोलता है, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग, यानी रैयत अपने भूमि को परित्याग कर देगा, यानी छोड़ सकता है, धारा 73 के तहत। और धारा 72 क्या बोलता है, भूमि को छोड़ने से पहले, सरेंडर करने से पहले उपायुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी लेगा और भूस्वामी को जमीन सौंप देगा। और 73 में बोलता है रैयत को भूमि को छोड़ देगा, सौंप देगा, परित्याग कर देगा। 75 में क्या बोलता है, 75 में बोलता है भूमि का माप। क्या बोलता है, 75 में भूमि का माप बोलता है, सभी प्रकार के भूमि का, क्या बोलता है, सभी प्रकार के भूमि का सर्वेक्षण एवं माप करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। मतलब सभी, अभी नहीं देखते सरकारी अमीन, अगर किसी जमीन का लड़ाई होता है तो उस जमीन का माप कौन करता है, सरकारी अमीन आके करता है ना। तो वही बोलता है किसी प्रकार के भी भूमि का अगर माप करना है तो कौन करेगा, सरकार करेगा, भूस्वामी करेगा, सरकारी अमीन करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय झारखंड।